गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल हाई देवभूमि जी के क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग मौलिक अधिकार का पार्ट 2 देखेंगे कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार को क्यों रखा गया। मौलिक अधिकार बहुत जरूरी है दोस्तों। ये मतलब कि भारत के हर व्यक्ति को अपना मौलिक अधिकार जानना चाहिए, क्योंकि इसी के कारण हम लोग मतलब कोई भी काम या कोई भी कार्य कर सकते हैं। अगर ये जानकारी नहीं रहेगा तो कहीं भी बाधा आ सकती है, इसलिए अपना मौलिक अधिकार हर व्यक्ति को जानना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, चलिए शुरू करते हैं हम लोग मौलिक अधिकार। पढ़े थे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। इसीलिए ब्रिटेन को मतलब मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है दोस्तों, लेकिन ब्रिटेन को मौलिक अधिकार का जननी कहा जाता है। पूछेगा कि जननी यानी माँ। जननी मतलब क्या होता है? माँ। कोई चीज मतलब बोलते हैं ना, पृथ्वी को भूमि को जननी है, उसी तरह ब्रिटेन को मौलिक अधिकार का जननी कहा जाता है। देखिए लिखित संविधान, पूछे कि विश्व में लिखित संविधान में सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका था दोस्तों, जो कि अपने संविधान में इसे शामिल किया था मौलिक अधिकार को। विश्व में अगर पूछे कि मौलिक अधिकार को सबसे पहले कौन शामिल किया था अपने संविधान में, वो भी लिखित संविधान में, तो ये अमेरिका था दोस्तों। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, मौलिक अधिकार यानी भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा। उन्होंने क्या कहा है? मैग्ना कार्टा। 1928 की नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। मतलब 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट था दोस्तों, तो इसमें मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था। और दूसरा बार इसे 1931 के कराची अधिवेशन, 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसका अध्यक्ष थे पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उसमें भी इसको दोहराया गया मौलिक अधिकार को मांग को लेकर। उस समय उसका प्रारूप पूछे कि कौन तैयार किए थे, तो जवाहरलाल नेहरू तैयार किए थे 1931 में। सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की संख्या कितना है दोस्तों? कितना थी? तो 7, जो कि संपत्ति के अधिकार को हटा करके 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा करके भाग 12 अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया। और उस समय पूछे कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री उस समय मोरारजी देसाई थे। और यही पूछे कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, तो नीलम संजीवा रेड्डी थे। आप लोग याद रखिएगा 1978 में मोरारजी देसाई और राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। और संविधान के अनुच्छेद 31 और 19 के 1 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 31 भी दोस्तों संपत्ति से ही संबंधित है, लेकिन 19 का 1 और 31 ये दोनों में डिफरेंट है दोस्तों, बिल्कुल बहुत ज्यादा का अंतर है। ये भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसे भाग 15 और भाग 12 और अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया या 300 के ए में। देखिए मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है दोस्तों। पहले ये मूल संविधान में पूछे कि कितना था, तो मूल में 7 था, जो कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन के तहत। देखिए समता या समानता का अधिकार, देखिए समता और समानता, इसमें भी दोनों में बहुत का अंतर है दोस्तों, डिफरेंट है। आगे हम लोग देखेंगे। समता ये था 14 से लेकर के 18 तक दोस्तों। स्वतंत्रता का अधिकार पूछे तो 19 से लेकर के 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता पूछे दोस्तों तो 25 से 28। शिक्षा और संस्कृति का पूछे तो 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार पूछे दोस्तों तो 32। और इसे अंबेडकर जी ने संविधान का आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को अंबेडकर जी ने क्या कहा है? संविधान का आत्मा। आप सोचिए कि संविधान का आत्मा इसको बोले क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 जो है दोस्तों, ये खुद एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार होते हुए भी सारे मौलिक अधिकारों को ये संरक्षण देता है, क्योंकि इसी के तहत आप सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपका मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और राज्य में अगर पूछे यानी कि हाई कोर्ट 226 के तहत अगर आपके मूल अधिकारों का कोई हनन करता है, इस 6 में से, इन 6 में से किसी में भी आपको समझ में आता है कि इसने मेरा मतलब हनन हो रहा है, ये हमसे छीना जा रहा है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए इसे नकारात्मक में भी रखा गया है। हम लोग पढ़े हैं मौलिक अधिकार जो है सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है। नकारात्मक मतलब बाध्य योग्य, नकारात्मक मतलब दोस्तों बाध्य योग्य, जिसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन यही पूछे नीति निर्देशक तत्व तो सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक यानी कि अबाध्य योग्य। उसके लिए हम लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अब आप लोग ये चीज समझ में आ गया होगा, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग तो पढ़े हैं कि मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 12 से 35 तक शुरू होता है। तो यहाँ तो हम लोग पढ़े कि 14 से 18 शुरू हो रहा है। समता या समानता का अधिकार 14 से, तो 12 13 कहाँ गया? और यहाँ आकर 32 खत्म हो जा रहा है, तो 33
एक 32 पर खत्म होता है, बीच का 31 कहाँ गया, 33 कहाँ गया, 34 कहाँ और 35 कहाँ गया। तो इसके बारे में भी तो जानना चाहिए हम लोग को दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 12 क्या कहता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 12 आप लोग पढ़े होंगे। तो अनुच्छेद 12 बोलता है राज्यों का परिभाषा। तो राज्यों का परिभाषा में से कौन सा राज्य का परिभाषा, ऐसा तो कहीं नहीं। आप लोग समझ लेते हैं कि राज्यों का परिभाषा का मतलब जो भारत का 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसका परिभाषा आप लोग नहीं ना समझ ले रहे हैं। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। राज्यों का परिभाषा का मतलब यहाँ वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से सम्मिलित नहीं है दोस्तों। देखिए ये राज्य का परिभाषा जो है भाग 3 में सम्मिलित किया गया है। भाग 3 में संसद तथा केंद्र सरकार, संसद तथा केंद्र से, जैसे कि संसद हम लोग पढ़े हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण होता है। तो संसद तथा केंद्र सरकार। और दूसरा में आ जाइए 12 का, तो राज्य का विधानमंडल तथा राज्य सरकार। ये तो आप लोग को पता हुआ कि विधानमंडल किसे कहते हैं और राज्य किसे कहते हैं, ठीक। तीसरा में आ जाए स्थानीय प्राधिकारी और चौथा में अन्य प्राधिकारी। यही 4 मिलकर के ये राज्य का परिभाषा बताता है, ना कि वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का। तो ये स्थानीय प्राधिकारी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो वे अधिकारी, वे प्राधिकारी जो कि कानून बना सके, क्या करे, कानून बना सके, नियम लगा सके, नियम को लागू कर सके या कोई नोटिफिकेशन जारी कर सके, कानून बना सके, नियम लागू कर सके या कोई नोटिफिकेशन जारी कर सके, उसी का इसमें चर्चा है। यानी जैसे कि नगर पालिका, नगर पालिका, पंचायत, नगर पालिका और पंचायत। स्थानीय प्राधिकारी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, वो मतलब कि वो इंसान, वो व्यक्ति, मतलब व्यक्ति नहीं बोल सकते हैं, एक तरह से संस्था कोई चीज जो कि कानून बना सके, उस पर नियम लागू कर सके या कोई नोटिफिकेशन जारी कर सके, उसी को बोलेंगे हम लोग स्थानीय प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो वैसी कोई संस्था जिसका वित्त नियंत्रण केंद्र सरकार के पास हो, वैसी कोई संस्था, वैसी कोई संस्था जिसका वित्त नियंत्रण केंद्र सरकार के पास हो। या सार्वजनिक रूप से वो मतलब कि कोई संस्था चला रहे तो सरकार से जुड़ी हुई हो। जैसे में हम लोग देख सकते हैं LIC फर्स्ट में, दूसरा में देख सकते हैं AAI यानी इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी, IAA इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी। जैसे में देख सकते हैं मुंबई ट्रस्ट, मुंबई एयरपोर्ट ट्रस्ट, मुंबई एयरपोर्ट ट्रस्ट। जैसे में देख सकते हैं हम लोग ONGC। देखिए दोस्तों ये सारा चीज मिल करके अन्य प्राधिकारी का मतलब क्या हुआ, वैसा कोई संस्था या वैसा कोई चीज, वैसा कोई संस्था जिसका वित्त नियंत्रण, जिसका कि पैसा का जो मामला था वो वित्त नियंत्रण केंद्र सरकार के पास हो, उसको इसमें शामिल करेंगे। आप लोग समझ रहे हैं, जैसे LIC, इंडियन अथॉरिटी, इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी, मुंबई एयरपोर्ट ट्रस्ट यानी ONGC, ये सब मतलब कि अन्य प्राधिकारी में ये आ जाएगा, स्थानीय प्राधिकारी में ये आ जाएगा, नगर पालिका और पंचायत। तो दोस्तों आज ये आप लोग को अनुच्छेद 12 क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं हम अनुच्छेद 12 आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों। देखिए अब आ जाते हैं हम लोग अनुच्छेद 13। 12 समझ गए, 13 बोलता है दोस्तों अन्य विधियों से मूल अधिकारों का संरक्षण। अन्य विधि से, अन्य विधि क्या हुआ, देखिए 13 क्लोज 1, 13 का 1 कहता है कि संविधान पूर्व विधियां। हम लोग को पता है कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग का संविधान लागू हुआ है दोस्तों, ये तो हम लोग पढ़े हैं, सब लोग जानते होंगे। 26 जनवरी 1950 को हम लोग का संविधान लागू हुआ, लेकिन ये तो यहाँ बोल रहा है संविधान पूर्व विधियां, यानी कि जो 26 जनवरी 1950 को जो कानून बना था, जैसे कि 1935 का एक्ट समझ लिए, भारत शासन अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1773 का रेगुलर, ये सब अगर यदि संविधान के मूल अधिकारों से विवाद करता है, जो हम लोग का ये 6 मौलिक अधिकार है दोस्तों, इससे अगर ये विवाद करता है तो उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी जिस मात्रा तक वो विवाद करता है। क्या बोल रहा है कि यदि संविधान के मूल अधिकार से विवाद करती है तो उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी जिस मात्रा तक वो विवाद करती है।
उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, 13 क्लोज 2 क्या बोल रहा है। 13 क्लोज 2 संविधान पश्चात विधियां, मतलब कि संविधान लागू हुआ हम लोग को 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद जो कानून, अगर राज्य ऐसा कोई विधि बनाती है, राज्य सरकार ऐसा कोई विधि, ऐसा कोई विधि बनाए, राज्य ऐसा कोई विधि बना, राज्य सरकार या राज्य कोई ऐसा कोई विधि बनाए जो हमारे मूल अधिकारों का, जो हमारे मूल अधिकारों से विवाद करती हो, तो वो भी उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी जिस मात्रा तक वो उससे विवाद करता हो। समझ रहे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं समझ ही रहे होंगे आप लोग। बोल रहे हैं कि संविधान पश्चात यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो कानून बना, अगर राज्य ऐसा कोई कानून बनाता है या विधि बनाता है जो कि हमारे मूल अधिकारों से विवाद करता हो, क्या चीज, जो हमारे मूल, उस मात्रा तक वो शून्य हो जाएगी जिस मात्रा तक वो उससे विवाद करता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को 13 क्लोज 1 और 13 क्लोज 2 समझ में आया होगा दोस्तों। अब 13 क्लोज 3 क्या कहता है, विधियां या कानून क्या है। जैसे कि देखते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं या कोई कानून बनाते हैं। अध्यादेश जारी करना, एक्ट लागू करना या कानून बनाना, ये सब इसमें आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आप लोग आज का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 और 13 अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज एक बार कमेंट कीजिएगा आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।